नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, राइट ना। इसके पहले वाला जो और क्लास है उनको आप जरूर जाके देखेंगे ताकि आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आने लगेगा, राइट ना। तो ये जो क्लास है ये आपका तीसरा चैप्टर है। इसके बाद चौथा चैप्टर जो दूसरा यूनिट होगा, फिर पांचवा चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो अलग अलग चैप्टर को, जैसे तीन चैप्टर को मिला करके एक यूनिट बनाए हैं, है ना। और ये चीज आपको सिलेबस देखने पर समझ में आएगा, तो उनको जाके आप जरूर देखिएगा। सिलेबस तो आप एक बार जरूर देखेंगे, है ना, तब आपको चीजें समझ में आएंगे। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसका मतलब होता है जिसमें वाटर नहीं होता है लेकिन तब भी वो सॉल्वेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये सॉल्वेंट क्या चीज होते हैं इस चैप्टर में हमने पूरे अच्छे ढंग से देखा। तो ये हमारा इसका लेक्चर होगा, पांचवा नंबर का लेक्चर होगा, है ना। तो चार लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं और ये पांचवा लेक्चर में खत्म हो जा रहे हैं पूरा तीन चैप्टर। ओके, इसके बाद कल से हम पढ़ेंगे जो लेक्चर वन से हम लोग देखेंगे लेक्चर वन, फिर सेकंड यूनिट का ना, सेकंड यूनिट का लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, ऐसे चलेगा। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो द्रव अमोनिया जो होते हैं, है ना, वो आपके सॉल्वेंट के रूप में कैसे काम करते हैं। लिक्विड जो अमोनिया होते हैं वो सॉल्वेंट के रूप में कैसे काम करते हैं, थोड़ा समझते हैं। काफी अच्छा दिया है और सीख मिलेगा। इन सभी चीज को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे जो एग्जाम होंगे उन चीजों को समझने के लिए आपको काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये क्लास देख करके आपके जो नॉलेज होगा वो काफी इंप्रूव हो जाएगा, राइट ना। आप में एक ये कहा जाए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूरा होते जाएगा, राइट ना। चलिए, आप पूरा वीडियो का लास्ट तक बने रहना फ्रेंड, ताकि आप चीजों को अच्छे से कर सके। देखते हैं, जो द्रव अमोनिया सुगमता से उपलब्ध है, बिल्कुल ये प्रेजेंट होते हैं, तथा इनके गुण जल के समान काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अतः द्रव अमोनिया एक अत्यधिक उपयोगी विलायक के रूप में होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का एक माध्यम होते हैं। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। द्रव अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है ये देख सकते हैं, 34.4 सेल्सियस। और हिमांक का बात करें 77.7 डिग्री होता है, जिसके कारण अमोनिया पर्याप्त तापक्रम प्रास, मतलब इनका टेम्परेचर का बात करें तो ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इनका डाई इलेक्ट्रिक जो स्थिरांक होते हैं वो कितना होते हैं आपका, 22 होते हैं। पानी की तुलना में ये काफी, इनका जो देखा जाए स्थिरांक तो क्या होता है इनके तुलना में क्या होता है, कम होता है, जिससे यह जल की अपेक्षा अ, दुर्बल विद्युत अपघटन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो वीक होते हैं, किनके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। इसकी श्यानता कम होने के कारण इनमें अत्यधिक गतिशीलता अधिक होती है। इतना बात आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना है। जैसे ये होते हैं द्रव आसानी से सुगमता से प्रेजेंट होते हैं, ये इनके गुण होते हैं जल के समान मिलते हैं, है ना। ये विलायक के रूप में काम आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का माध्यम है। द्रव अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है, इतना होता है, और हिमांक इतना होता है, ठीक है, जिसके कारण अमोनिया पर्याप्त तापक्रम परास में पाए जाते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा इनका बेसिक पढ़ लेंगे। देखते हैं कि ये द्रव अमोनिया में विलेयता क्या होते हैं। तो देखते हैं कि जो द्रव अमोनिया में विलेयता, तो ये पहला है धातु, क्षार और क्षारीय मृदा धातु। द्रव अमोनिया में बिना किसी अभिक्रिया के सुगमता से विलय हो जाते हैं। इसका तनु विलयन गहरे नीले रंग का साथ सांद्र विलयन कांसे के रंग का होता है। धातुओं का परमाणु भार में वृद्धि के साथ द्रव अमोनिया में विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किंतु पर्याप्त विलयन के स्थायित्व में क्या आ जाती है, कमी। दूसरा देखते हैं अधातु के साथ क्या होता है। द्रव जो अमोनिया होते हैं उनमें अधातु जैसे कि फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर आदि रासायनिक अभिक्रिया करते हुए क्या होते हैं, विलय होते हैं। ये दूसरा है। तीसरा है अकार्बनिक लवण। आयनिक यौगिक के लिए द्रव अमोनिया एक दुर्बल विलायक होते हैं, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जल की तुलना में क्या होता है, काफी कम होता है। ये चीज आप कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं चौथा, पूरा इनको नहीं करना है, जो भी आपको इतना लगे तो यहां तक आप कर लेंगे, बाकी दिक्कत नहीं है। और देखते हैं कार्बनिक यौगिक। अधिकांश कार्बनिक यौगिक जैसे कि एल्कोहल, हाइड्रोजन यौगिक, कीटोन, एस्टर एवं फिनॉल द्रव अमोनिया में क्या होते हैं बच्चों, विलय होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक
यौगिकों की विलेयता क्या होती है, अधिक होते हैं। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जो हमारे पास जो अमोनिया होते हैं विलायक के रूप में उपयोग लाते हैं, इनका लाभ और इनका हानि। पहले हम लोग इसका लाभ देखते हैं, इसका लाभ क्या है, इनका प्रॉफिट क्या होते हैं। द्रव अमोनिया एक विलायक के रूप में निम्न प्रकार से लाभ हमको देते हैं। सभी क्षार धातु द्रव अमोनिया में आसानी से विलय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो क्षार धातु एवं द्रव अमोनिया के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। इस क्षार धातु अमोनिया विलयन का वाष्पन करके क्षार धातुओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ये पहला लाभ है। दूसरा, जब कभी भी हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक का उपयोग जलीय माध्यम में किया जाता है तब वह जल से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, ये बात आप जानते हैं। थोड़ा सा और देख लेंगे। तीसरा देखते हैं, द्रव अमोनिया में जल की अपेक्षा विलायक जो होते हैं संकरण, यहाँ संकरण का मतलब है सॉल्वेशन से मतलब है, अभिक्रिया की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। तीसरा, अब हानि देखते हैं, इससे हमको नुकसान क्या होता है, हानि क्या होते हैं। द्रव अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है, 33.5 सेल्सियस, जिसके कारण निम्न ताप के साथ साथ उच्च दाब की भी आवश्यकता इसके लिए होती है। द्रव अमोनिया को विलायक और अभिक्रिया माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए जटिल उपकरण एवं विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। तो ये इनकी हानि है। तीन चार आप देख लेंगे, कम से कम तीन तो पढ़ लेंगे, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं जो द्रव अमोनिया होते हैं वो कैसे ही ऑटोमेटिकली आयनिजेशन होते हैं, कैसे आयन में कन्वर्ट होते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर, है ना। द्रव अमोनिया के जल के साथ स्वतः आयनन होता है, परंतु जल से क्या होता है, कम होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अमोनिया को अमोनिया के साथ जब आपस में मिलाया गया तो ये वाला जो निशान दिख रहा है ये उत्क्रमणीय को बताता है, दोनों दिशा के रिएक्शन को बताता है। तो ये बन जाते हैं NH4 प्लस आयन और प्लस NH2 क्या बन जाते हैं, माइनस आयन। लेकिन जो जल होते हैं उनके तुलना में स्वतः जो आयनन क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है, कह रहे हैं ना। और जैसे यहाँ वाटर वाटर रिएक्ट कर लिया तो H3O प्लस आयन बना और OH माइनस आयन, ठीक। तो ये इनका पहला गुण। अब इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दीजिए और नीचे देखते हैं। अब इनको हेडिंग डालेंगे हम लोग, इनके रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। द्रव अमोनिया माध्यम में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। पहला है अम्ल क्षार अभिक्रिया, ये देखिए अम्ल क्षार अभिक्रिया आपने जस्ट अभी देखा है। यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ते हैं। जल माध्यम की ही तरह अमोनिया माध्यम में भी अम्ल क्षार अभिक्रिया होती है। जल की भांति अमोनिया में जो ऑटो आयनाइजेशन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। अमोनिया अमोनिया दोनों को जब रिएक्ट कराएं, अब भी आपने देखा ये एसिड की तरह काम करते हैं और ये क्या की तरह काम करते हैं, बेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड की तरह काम कौन कर रहा है और बेस की तरह काम कौन कर रहा है, ठीक है। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, जो H प्लस आयन दान करेगा वो एसिड है, जो ग्रहण करेगा वो क्या है, हमारे पास बेस है, ठीक है। तो इन्होंने एक दान कर दिया तो ये क्या बन गया, NH4 बन गया और NH2 बचा, सेम हो गया। अगला है, जब हम लोग एसिड और बेस को जब रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के प्रेजेंट में तो साल्ट बनते हैं। और यहाँ जो अमोनिया होते हैं वो क्या के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आप इतना को नहीं चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर को आप लिख देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हम लोग जो कंपाउंड है उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एसिड के फॉर्म में NH4Cl है, NaH2 है। तो ये आप नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन इतना को आप जरूर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। इनको आप बढ़िया कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, आपका प्रैक्टिस काफी तगड़ा होगा, ओके। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इनका अलग अलग एग्जाम्पल है। जो ये बात कह रहा है वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अमोनिया की जगह में हमने इसको यूज किया है, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और देखते हैं, हाँ इतना को आप थोड़ा सा देखेंगे। मैं एक एक लाइन को तो नहीं समझा पाऊंगा, आपको बता नहीं पाऊंगा, कहने का मतलब आप पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको समझ में आ जाएगा, हाँ लेकिन इसको मैं आपको बताऊंगा जरूर, है ना। ये देखिए नीचे का रिएक्शन देखिए, सबसे पहले रिएक्शन देखिए, ये देखिए ZnNO3 और ब्रैकेट से बाहर है, ट्वाइस लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर है पोटेशियम एमाइड है, के है, NH2 है। जब हम लोग रिएक्शन कराएं बच्चों तो जो इनके कंपाउंड का जो भाग है, एक भाग यहाँ देखिए पोटेशियम प्लस होता है और NH2 माइनस होता है। तो ये पोटेशियम क्या किया, ये जिंक के पास चला गया और ये क्या बन गया बताइए, ये जिंक बन गया और यहाँ पर ट्वाइस लिखा गया है 2 बार और ये NH2 एमाइड बन गया, ठीक है। तो ये नीचे में क्या होते हैं, PBT के रूप में क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं अवक्षेप के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर ये बात हुआ है कि NH2 यहाँ चला गया और NO3
यहाँ आ गया, तो ये आपका हो जाएगा के हो गया और NO3 हो गया। बाकी संख्या तो मैच कर सकते हैं। और आप एग्जाम्पल देना चाहें तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल एक दो और दे सकते हैं। प्रोटॉन ग्राही अभिक्रिया कैसे काम करते हैं देखते हैं। सिर्फ हमको अमोनिया के बारे में डिस्कस करना है, और याद रखेंगे आप ये सभी चीज को आप यहाँ देख करके आप सीखेंगे। जैसे यहाँ पर क्षारक का काम कौन कर रहा है, बेस का काम कर रहा है अमोनिया। यहाँ पर कौन है, वाटर है हमारा, एसिड के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। होगा क्या, अगर ये H+ आयन इस भाई साहब को दे दे, है ना, तो होगा क्या, ये हो जाएगा NH4 हो जाएगा। तो ये दे रहा है H+ आयन, तो ये एसिड का काम करेगा। ये ले रहा है तो किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, ठीक है। तो यही बातें हैं, इनको आप समझ गए। और देखते हैं कि ये यहाँ पर देखिए एक किस रूप में काम कर रहे हैं, बेस के रूप में काम कर रहा है ना। तो इनका बेसिक नेचर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्रोटॉन ग्राही का काम कर रहा है, ग्राही का मतलब देखिए, हेडिंग को पढ़े ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतना बढ़िया आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। आपको हेडिंग देखना है, और हेडिंग देखने के बाद आप सीधा आपको रिएक्शन में कूद पड़ना है। और रिएक्शन को तो आपको मैं बता रहा हूँ, उसी बात को तो ऊपर लिखा गया है। थोड़ा बहुत एक बार आप पढ़ेंगे लाइन को पूरा समझ में आ जाएगा। जब एसिटिक एसिड को जलीय माध्यम में एक दुर्बल अम्ल और अमोनिया माध्यम में प्रबल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, देखते हैं। ये हमारे पास एसिटिक एसिड, ये हमारे पास क्षार के रूप में है NH3। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इनका ये ले लेगा, तो जो देता है H+ आयन वो एसिड का काम करता है, तो ये एसिड होगा ना, ये एसिड होगा। और ये ले रहा है NH4, ले लिया तो NH, सॉरी NH3 था पहले, ले लिया तो NH क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से हम देख पाए कि यहाँ पर लेन देन का काम चल रहा है। लेकिन क्या लेन देन का काम चल रहा है, हाइड्रोजन+ आयन का। इनको हम अच्छे ढंग से समझ पाए। हाँ, ये दोनों को एग्जाम्पल को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब इनको आपको लंबा चौड़ा नहीं करना है, अगर आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं, हुआ कुछ नहीं है, मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं है। ये देखिए, ये एमाइड है, एसीटामाइड है ना। ये एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो ये NH क्या हो गया, एक हाइड्रोजन, ये क्षार है ना, तो एक हाइड्रोजन इन्होंने इससे ले लिया, तो ये क्या हो गया, NH4 हो गया। और ये NH हो गया, NH2 की जगह NH हो गया मात्र, और ये माइनस और ये प्लस। वही बात है जो आपने ऊपर देखा, अलग अलग एग्जाम्पल से आपको बताना है। तो ऊपर का आप एग्जाम्पल दे देंगे, नीचे को दिखाना नहीं पड़ेगा। थ्योरी दो चार लाइन लिखेंगे, बाकी रिएक्शन को आपको शो करना है। अवक्षेपण अभिक्रिया। अब प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप बनना। अवक्षेप कैसे बनते हैं, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है अमोनियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड को आप देख पाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड को जब हम लोग क्या करेंगे, लिथियम क्लोराइड आदि जल में पूर्ण विलय होते हैं, किंतु द्रव अमोनिया में अविलय होते हैं। द्रव अमोनिया में ये क्या होते हैं, अविलय मतलब घुलनशील नहीं होते हैं। इसी प्रकार अन्य कई धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्रोमेट, सल्फाइड आदि जो जल में विलय होते हैं, किंतु द्रव अमोनिया में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। ये प्रिसिपिटेट कैसे बनते हैं देखते हैं नीचे में। अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कर KCl का अवक्षेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, KCl का अवक्षेप बनाते हैं। इसी बात को यहाँ लिखा है, कोई दूसरा तो नहीं लिखा है। अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड एंड NH4I, पोटेशियम, इसका नाम है अमोनियम आयोडाइड, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। और इनका कलर क्या होते हैं, ये व्हाइट कलर होते हैं। मैं इनको जरूर लैब में करके मैं आपको बता दूंगा। अमोनियम क्लोराइड में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो व्हाइट PPT बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इनको मैं एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखूंगा, है ना। और अगर अच्छा रहेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इनको करके देखना चाहिए, अगर ये लैब में तो है, हर जगह मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बताने की जरूरत नहीं है, इतना सारा आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अगर आप कर पाए तो आप देखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ऊपर आपने कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। संकुल निर्माण अभिक्रिया देखते हैं भाई। संकुल निर्माण एक दो हम लोग देख लेते हैं, संकुल निर्माण क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये आयन के रूप में काम कर रहा है पोटेशियम, जिंक सेंटर एटम का काम कर रहा है, जो NH2 है वो आपका लिगेंड की तरह काम कर रहा है। पोटेशियम एमिनो जिंकेट इसका नाम होगा, ठीक। नामकरण आपने पढ़ा होगा। संकुल में होते क्या है, संकुल में केंद्रीय धातु होते हैं और लिगेंड होते हैं, और ये लिगेंड की संख्या होता है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर में है वो हमारा आयन है। तो ये संकुल बनाते हैं। तो ये संकुल कैसे बनाए, ये दोनों को ले लेंगे, लेने के बाद रिएक्शन करा देंगे, तो ये जो बन रहा है इसका नाम होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स। संकुल निर्माण कैसे होगा, आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल का संख्या ज्यादा है ताकि आप समझ पाए, है ना। और देखते हैं,
एमिनो अपघटन अभिक्रिया कैसे होते हैं? ये हमारे पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ये अमोनिया है। जब हम लोग रिएक्शन करवाएं तो अमोनियम क्लोराइड बना, और यहाँ पर सिलिका है, सिलिकॉन है, और यहाँ पर टेट्रा एमिन बना, ठीक है, टेट्रा एमिन सिलिकेट ये बना। तो ये आपका अपघटन कैसे होते हैं, वो टूटते कैसे हैं, रिएक्शन कराने के बाद वो टूट कैसे गए, ये बताना है। तो जो आपसे याद हो वही आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। और देखते हैं, ये देखिए इसका नाम है आर एक्स का मतलब एल्किल है, आर का मतलब एल्किल, एक्स का मतलब है हैलाइड। जैसे हम लोग रिएक्शन कराएं बच्चों, तो यहाँ पर बन गए अमोनियम हैलाइड बन गए, और यहाँ पर क्या बन गए, एमीन बन गए। ठीक, ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, और ये क्या है, तृतीयक एमीन। कुछ नहीं किए हैं बच्चों, यहाँ पर आर का संख्या हम लोग क्या करते गए हैं, बढ़ाते गए हैं। देखो ये हमने बना लिया, बनाने के बाद आर एक्स के साथ इसको रिएक्शन करा रहे हैं, तो R2 दो बार बन गया, अब प्रोडक्ट तो मिला सकते हैं। फिर R2NH को यहाँ पर हम लोग लिए हैं, और फिर प्राथमिक एमीन द्वितीयक तृतीयक एमीन ही बनाए। अब ये प्राथमिक एमीन क्यों है, नाइट्रोजन से एक आर जुड़ता है तो प्राइमरी एमीन, दो आर जुड़ता है डायरेक्ट नाइट्रोजन से तो सेकेंडरी एमीन, तीन आर जुड़ता है नाइट्रोजन से तो क्या होगा, टर्सरी एमीन। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या गायब है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, दो। इसका डिग्री मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है, आप जाके उनको जरूर देखेंगे। अमोनीकरण अभिक्रिया कर सकते हैं करना चाहे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इतना सारा करने की जरूरत भी नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया एक काठो देख सकते हैं आप चाहेंगे तो, ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं, याद भी तो रहना चाहिए ना। अगर आपका माइंड लेवल अगर अच्छा है, एडवांस है, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं भले क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन हमको पेपर को देख करके तैयारी पहले कम कम कर लेते हैं, उसके बाद में जब समय बचेगा तो और अच्छे से तैयारी हम कर सकते हैं। पहले जितना समय है उसमें कम कम चीजों को लिख करके तैयारी करना कोशिश करें, तैयारी करने की कोशिश कर दें, उसके बाद में जैसे समय बचेगा तो और कर सकते हैं। और वैसे क्या प्रश्न पूछेगा मैं आपको बता दूंगा नीचे में कैसा सवाल है, ठीक है। हाँ, क्षार और क्षारीय मृदा धातु के अमोनिया में विलयन एवं उनकी अभिक्रिया, ये उतना खास नहीं है, इनको करने का आपको जरूरत नहीं है, उतना को आप पढ़ लेंगे। ये प्रश्न आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है नॉलेज के लिए, तो आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ हो क्या रहा है, कुछ नहीं। अमोनियम प्लस आयन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया तो क्या बन गया, NH3, और H2 हमारा बाहर। अब H2 का मतलब क्या होगा, 1/2 लिखने का मतलब क्या है, 1/2 कहने का मतलब हाइड्रोजन का मतलब कितना हाइड्रोजन हुआ, H2 का मतलब दो, और 1/2 लिख दिया है, इसका मतलब क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन, उसका मीनिंग होगा एक हाइड्रोजन यहाँ और तीन हाइड्रोजन यहाँ, चार ही होगा। इसको लिखा जाता है, लिखने का तरीका है 1/2, है ना, यही है और कुछ नहीं है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न को आप एक बार जरूर देखें क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया हूँ ताकि आप देख सकें, सीख सकें। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं बच्चों, तो आप इनको अच्छे से करेंगे। अब अगला जो हमारा लेक्चर चलेगा, अगला जो हमारा क्लास रहेगा, ये हमारा रहेगा चैप्टर हमारा 4 रहेगा, ठीक है। यूनिट हमारा सेकंड रहेगा, दूसरा यूनिट रहेगा। टोटल आपको बच्चों 4 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। तो इनके लिए मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि इनको बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हम समझ सकेंगे, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे ढंग से समझा कि हमारे पास जो अमोनिया होते हैं उनके सारे प्रॉपर्टीज को हमने समझा। आई होप आप सभी बच्चे को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा बच्चों, तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे, और जो भी आपके दोस्त यार फ्रेंड है उनको एकदम भर भर के शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से जो सीक्वेंस से मिलने वाला जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से बच्चे सीख सके, समझ सके। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप आते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं, चाहे आप शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ से हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर से हो, चाहे आप दुर्ग यूनिवर्सिटी से हो, चाहे रायपुर यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से आने वाले बच्चे इनको अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा और समझा भी कि कैसे अमोनिया का जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तमाम तरह की चीज़ों को आपने नोट्स बनाया होगा, देखा होगा, तो इस तरह की चीज़ों को हम करते जाएंगे। ये हमारा टोटल 5 लेक्चर हो गए, है ना। जो हमारा अब अगला लेक्चर चलेगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2, वो सेकंड यूनिट के लिए लेक्चर 1 2 3 फिर मैं डालूंगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में मैं इनको डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड, और किसी तरह से आपका सवाल होगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।